हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेट नंबर 2। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव होगा जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा 70 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से 70 क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। और बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा कुछ इसी पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, ठीक है। तो फटाफट ये जो विद्यार्थी नया नया जुड़ते हैं फटाफट ये काम कर लीजिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्यारे बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्यों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको सारा लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता रहेगा बस एक ही काम करना है, आपको एक कॉपी ले लेना है और जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा उसको स्टार मार्क के नोट कर लेना है, क्योंकि आगे भी उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। दोबारा पढ़ेंगे तिबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा मन से देखिए और पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता है कि बायोलॉजी में मैं जो ऑब्जेक्टिव गेस करता हूँ उस चैप्टर वाइज करता हूँ, क्योंकि चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसी के पैटर्न पर मैंने सारा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो पहला चैप्टर आपको पता है कि जीवों में जनन है, और जीवों में जनन का पहला क्वेश्चन आप लोग को सबके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलो फटाफट लगा दो कमेंट बॉक्स में आंसर अगर पहले से पता है तब। देखो निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो मुकुलन की बात किया जाए तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी कि मुकुल एक उभार उत्पन्न होता है उसके द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन में भी प्यारे बच्चों कहिए तो अलैंगिक जनन ही होता है, यानी ईस्ट में भी। और विखंडन भी मतलब कि दो या दो से अधिक जीव अगर टूट रहे हैं तो वो भी विखंडन भी अलैंगिक जनन का ही विधि है। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक अलैंगिक जनन का उदाहरण जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये दोनों है, मुकुलन भी और विखंडन भी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा प्यार बच्चों सी नंबर होगा। और बहुत मेहनत से क्वेश्चन सारा तैयार किया जाता है, तो इस मेहनत को समझिए और वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए और पूरे मन से देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, अलैंगिक जनन समानता किन में होता है। देखो अलैंगिक जनन किसमें होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, एक कोशिकीय जीव में भी हो सकता है। तो एकदम पक्का है कि एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है, जैसे ईस्ट हो गया। देखिए एक कोशिकीय जीव में भी अलैंगिक जनन होता है। अब बताओ पौधे में नहीं होता अलैंगिक जनन, बताओ तो कर्तन लगाना, दाब लगाना, ये सब कलम लगाना, ये सब क्या चीज है, अलैंगिक जनन का भी दिन है। तो ये भी हो जाएगा। अब बताओ जानते में अलैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें भी होता है, यानी ए बी सी सब हो जा रहा है, यानी कि राइट आंसर डी नंबर। और मैंने एक ट्रिक आपको बता रखा है जो कि आपको एग्जाम में अगर जरूरत पड़े तो यूज करना। मैं नहीं चाहता हूँ ये जरूरत आपको पड़े, लेकिन फिर भी पड़ जाए, आपको मान लीजिए पाते ऑब्जेक्ट सही हो रहा है और क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन टिक लगा दीजिएगा। ऐसा स्थिति नहीं आए आपके साथ, मैं कामना करता हूँ आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन समानता किनमें होता है, तो एक किसकीय जीव में, पौधे में भी, जंतु में भी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आसानी से कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, युग्मकों के सालियन को क्या कहते हैं। देखिए युग्मकों के सालियन को हम लोग क्या कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है अंडाणु और शुक्राणु तो वो वहां पर निषेचन होता है, निषेचन के दौरान युग्मक बनता है, उसी को ना कहा जाता है युग्मक सालियन। युग्मक सालियन कहिए या निषेचन कीजिए कहिए, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर पूछा जाए युग्मकों का सलियन, यानी कि युग्मक का सलियन का मतलब जुड़ाव, यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो पता है कि निषेचन होगा, उसके फलस्वरूप युग्मक बनेगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा युग्मक सलियन या जाइगोट, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मुकुलन द्वारा जनन करने वाला जीव कौन है। अब बताओ मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है, किसमें थोड़ा सा मुकुल निकल आता है, तो बता दो यहाँ पर। तो देखो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, किसमें होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट में क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसे जीव है तो इसमें कहीं पर उभार आ जाएगा और उससे नया संतान की उत्पत्ति हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है मुकुलन द्वारा जनन। और ये किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, किसमें, ईस्ट में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ए नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उभयलिंगी जंतु कौन है। देखिए उभयलिंगी जंतु उसको कहा जाता है जिसमें नर और मादा का दोनों का लिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है उभयलिंगी जंतु, तो तिलचट्टा तो नर या मादा अलग अलग इसमें होता है। अब देखिए घरेलू मक्खी जो होता है, जो घर में आपका मक्खी होता है, ये भी आपका दोस्तों
क्या चाहिए, तो नर मादा अलग अलग होता है, ठीक है। और मेढक भी आपका अलग अलग होता है, लेकिन केचुआ जो है ना, इसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है। मतलब ये दुलिंगी है, दुलिंगी का मतलब उभयलिंगी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान में रखिएगा उभयलिंगी कौन है, तो केंचुआ। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और मेहनत कीजिए खूब, एकदम गर्दा उड़ाना एग्जाम में। चलिए सेकंड नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, मोस्ट बीबीआई चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पादप होता है उसमें लैंगिक जनन, उसका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आवृत बीजे पौधों में, कौन सा पौधे, आवृत बीजे पौधों में नार युग्मक वेद होता है। तो बताइए नार युग्मक वेद यहाँ पर आपका परागकण में होता है, किसमें होता है, परागकण में जो होता है प्यारे बच्चों, नार युग्मक वेद होता है आवृत बीज पौधों में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चे, तो और भी अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पढ़ाए आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक नार युग्मक का अंड कोशिका, एक नार युग्मक का अंड कोशिका पढ़ाया है ना, ये संरचना इसका क्या बोलते हैं, 8 कोशिकीय का, तो उसमें करवाया हुआ है, जैसे द्विनिषेचन होता है उसमें। तो बताओ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका और दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका से संलयन करके बनाता है। तो ये क्या बनाता है, द्विनिषेचन बनाता है, और द्विनिषेचन त्रिगुणित यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि इसमें द्विनिषेचन हो जाता है, क्योंकि नार युग्मक का अंड कोशिका, क्या चाहिए, नार युग्मक होगा उसका अंड कोशिका और दूसरे नार युग्मक का केंद्रीय कोशिका संलयन करके बनाता है। तो याद रखिएगा आप लोग का द्विनिषेचन कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है द्विनिषेचन, मैंने बीबीआई कर दिया है, आपके बोर्ड में 5 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर से ना 5 नंबर लगभग पूछा जाता है, एगो तीसरा चैप्टर से। तो ये दोनों चैप्टर में से एगो लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। अच्छे तरीके से इन सारे चीजों को आप लोग पढ़ते चलेंगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि आवृत बीज के बीज में द्विगुणित संरचना कौन होती है। देखिए आवृत बीज के बीज में, ठीक है, तो आवृत बीज में द्विगुणित कौन है, तो देखो भ्रूणपोष तो आपका त्रिगुणित होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब रह गया क्या चीज का बात, द्विगुणित का, तो द्विगुणित आपका होता है युग्मज, कौन, युग्मज होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि युग्मनज में होता है जैसे कि नारी मादा युग्मक संलयन करता है, तो वहां पर निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप कौन बनता है, युग्मनज बनता है, क्या बनता है, युग्मज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा ना, यहाँ से बी नंबर होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और त्रिगुणित की बात करता ना, तो हम लोग भ्रूणपोष लगा देते, क्या लगा देते, भ्रूणपोष, लेकिन नहीं, बात क्या है देखिए किसका, डिप्लॉयड का बात किया तो 2 गुणित लगाएंगे, 2 गुणित आपका युग्मनज ही होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट है इतना तो पता ही है कि युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जाल द्वारा परागन को क्या कहते हैं। तो देखिए जाल द्वारा परागन को क्या करेंगे, जाल परागन, इसको हाइड्रोफिली भी कहा जाता है, कमेंट करना। तो जाल द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं, जल परागन कहते हैं। अब बताओ वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागन को एनिमोफिली कहते हैं, और कीट द्वारा परागन को एंटिमोफिली कहते हैं। और कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं, एंटिमोफिली, और वायु या हवा के द्वारा एनिमोफिली। अब कमेंट करके बताओ जल द्वारा परागन को क्या कहेंगे, हाइड्रोपेवे या कुछ और, कमेंट में बताना, ठीक है। जल द्वारा परागन को क्या बोलेंगे, जल परागन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जो बीज आवरण में विकसित होता है, यानी कि कहा जा रहा है कि बीजांड, बीजांड बीज से बनता, पता है, कोई बीज आगे विकसित होकर क्या बनता है, बनाता है, बीजांड बनाता है। कोई बीज है आगे चल के क्या बनेगा, बीजांड, और अंडाशय आगे चल के क्या बनेगा, फल। तो यहाँ पर बीजांड का वह भाग जो बीज आवरण में विकसित होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्यावरण। यानी कि कोई बीजांड जो है बीज के आवरण में विकसित हो जाता है, बीज आवरण में विकसित होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अध्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। देखिए प्राथमिक लैंगिक जनन वे अंग होता है जहां से युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण। जैसे मानव बात किया जाए पुरुष का, तो पुरुष में कहा, पुरुष की बात किया, मानव में प्राथमिक लैंगिक जनन है, तो इसमें कहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, तब बेसन में। ये पुरुष की बात करेगा तब बेसन में, टेस्टिस में। अगर यही स्त्री की बात करेगा तो उसके अंडाशय में क्या चीज बनता है, अंडाणु बनता है। क्या चीज, अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है, तो अंडाणु बनता है, ठीक है। वृषण में शुक्राणु बनता है, जो कि प्राथमिक लैंगिक जनन है पुरुषों का, और महिलाओं में जो होता है अंडाशय होता है,
ओवरे, ठीक है, उसमें बनता है क्या चीज, अंडाणु, ठीक है। तो इस कारण से आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव में लैंगिक जनन जो है, प्राथमिक लैंगिक जनन कौन हो जाएगा, ब्रेसन, ठीक है, यहीं से शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये मैच्योर कहाँ पर होता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परिपक्व मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो परिपक्व मादा युग्मक बनने की, यानी कि परिपक्व का मतलब होता है मैच्योर, ठीक है, मैच्योर का मतलब एकदम तैयार हो जाना पूरी तरह से। तो मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब बताओ, अंडाणु बनेगा तो अंडाणु जनन कहेंगे, शुक्राणु बनेगा तो शुक्र जनन कहेंगे, युग्मक बनेगा तो युग्म जनन कहेंगे, लेकिन परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंड जनन कहेंगे। युग्मक जनन तब ना कहेंगे जब अंडाणु शुक्राणु मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक को बनने की प्रक्रिया, तो इसको कहा जाता है अंड जनन, ठीक है। क्या कहा जाता है, अंड जनन। तो सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों फटाफट से, और सही बच्चे बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे मन से देखिए ना, उदास होकर देख रहे हैं कहीं और ध्यान, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, पूरे मन से होता है। जो नहीं याद आता स्टार मार के लिखते जाए कॉपी में। चलिए, मानव मादा में निषेचन कहाँ स्थान होता है, बताओ निषेचन कहाँ पर होगा। मान लीजिए अंडाणु और शुक्राणु मिल गया, तो निषेचन कहाँ पर जाके होगा, गर्भाशय में नहीं, गर्भाशय में बच्चा का क्या चीज होता है, पोषण होता है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला देखिए यूनिट तो ये होगा ही नहीं, और यहाँ पर अंडाशय दिया गया है और अंडवाहिनी दिया गया है। तो अंडाशय में आपका पता है क्या होता है, जो सबको पता है, उभरे में क्या होता है। तो यहाँ पर मादा में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी, जो पे ना लिखा नहीं देखे हैं इस प्रकार से होता है, इसके लास्ट में यहाँ पर होता है इसका निषेचन, ठीक है। यानी कि निषेचन होता है अंडवाहिनी, जिसे फैलियोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहता है, फैलियोपियन ट्यूब। और यहीं पर होता है मादा मादा में निषेचन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेगा। मादा मादा में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, से इंग्लिश में फैलियोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इंग्लिश में ही पूछ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। अगला वह हार्मोन जो अंडोत्सर्ग को, देखो अब देखिए, ये तो आम बात है, ठीक है, हर महिलाओं में होता है, ध्यान दीजिएगा। वह हार्मोन जो अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है, यानी कि अंडोत्सर्जन जो होता है उसको प्रभावित करने वाला कौन है। अब बताओ कौन सा हार्मोन होता है, तो ल्यूटेजाइनिंग हार्मोन होता है। 15वां दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कौन से, तो मासिक चक्र के दौरान 15वें दिन। वह हार्मोन जो अंडोत्सर्जन को उत्तेजित करता है, तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों कौन सा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एलएच। तो एलएच आप लोग ज्यादा याद रखिए, क्योंकि एलएच एग्जाम में देता है और एफएसएस देता है, तो आपको याद रखना शॉर्ट में एलएच हार्मोन जो है 15वें दिन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो वो हार्मोन कौन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और ये मासिक चक्र 28 दिनों पर होता है हर प्रतिमाह, ठीक है। लगभग 47-50 साल तक होता है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे लाल, कि अंडाणु के चारों ओर की सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं। अंडाणु जो होता है उसके चारों ओर का जो सुरक्षात्मक जो परत होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो मॉडुला तो कहा नहीं जाता, प्लस्टूला तो होगा ही नहीं, जोना प्लस्टूल जो अंदर का जो भाग होता है ना अंडाणु का उसका, और बाहर वाला जो भाग होता है जब कोरोना रेडियाटा कहा जाता है। क्या कहता है, जो अंडाणु होता है, ठीक है, इसके चारों ओर के सुरक्षात्मक परत, अंदर वाला परत जो होता है उसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसुडा कहा जाता है, पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसुडा कहा जाता है। और कोरोना रेडिएटा बाहरी वाला जो परत होता है ना उसको कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ, चलो ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, ठीक है। बताइए, या याद रखेगा अंडाणु के चारों ओर के सुरक्षात्मक परत क्या होता है, तो याद रखना जोना पेलुसिडा अंदर का होता है, बाहर का क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण, ठीक है, जन्म नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अगर जन्म नियंत्रण रोकना है तो प्रभावी तरीका सबसे सेफ विधि कौन सी है। तो जन्म नियंत्रण की सबसे सेफ विधि जो है प्यारे स्टूडेंट सबका क्या है, सहवास बाधित बाप से, ये सब की देखो शल्य चिकित्सा सबसे बढ़िया, मैंने बोला था कि शल्य चिकित्सा जो होता है सबसे बेहतर विधि होता है जन्म नियंत्रण का, जिसे कहा जाता है नसबंदी, जैसे नसबंदी वैक्सोटोमी का होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। तो वो सब जो होता है वो सबसे सेफ विधि होता है कि नसबंदी करा दिया जाए। तो यही जन्म नियंत्रण की सबसे बढ़िया विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, कौन यौन संचालित रोग है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चारों को एड्स जो होता है यौन संचालित रोग है। पहला एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, ठीक है। तीन को पहले याद रखो, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया। हर साल क्वेश्चन पूछ जाता है, देखो 2025 में भी आ गया, ठीक है, 25 में भी आया हुआ, हर साल पूछेगा, आपके बोर्ड में पूछेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि यौन संचालित रोग कौन है, तो सिफिलिस, कौन, सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, ये सारा चीज है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा मस्त है, तो इसको ध्यान दे दीजिए। कहा जा रहा है कि एमनियोसेंटिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग होता है, ध्यान दीजिए, एमनियोसेंटिस द्रव, अगर नहीं हिंदी में पढ़ने आ रहा है तो यहाँ देखिए, एमनियोसेंटिस इज अ प्रोड्यूस्ड और यूज्ड ऑफ, यानी कि कहा जा रहा है जो प्रोड्यूस करता है कौन, यूजफुल, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है एमनियोसेंटिस से एक प्रक्रिया में, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, पता है किस लिए, ये अभी बैन है पूरे, देखिएगा तो बैन है पूरे जगह पर, क्यों, क्योंकि इससे पता कर लिया जाता है कि जो घर में जो पल रहा बच्चा पुरुष है या स्त्री, ठीक है, तो इस कारण से इसको रोक दिया गया है। ऐसे ही आनुवांशिक जो बेकार होता है ना, उसको पूर्ण निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इम्यूनोसेंटिस जो द्रव है, इस इम्यूनोसेंटिस एक प्रक्रिया है जिसमें उपयोग किया जाता है तो आनुवांशिक बेकारों के प्रसव पूर्ण निदान के लिए, ठीक है। तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और लिंग निदान जो कि अवैध है, ये भी उपयोगी समझिए, ये भी आंसर है, ठीक है। तो दो ऑप्शन कैसे हो सकता है, जन्म नियंत्रण तो नहीं हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये दोनों ऑप्शन लगभग सही आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर, एमटीपी सर्वकता समापन, ये वाला है। तो यहाँ पर हिंदी में इसको कहा जाता है एमटीपी, तो एमटी का मतलब होता है सर्वकता समापन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कोई मान लीजिए दंपत्ति चाहता है कि बच्चा हमको नहीं चाहिए, तो वो क्या करवा सकता है, एमटीपी करवा सकता है, यानी कि पेट में बच्चा को खत्म कर सकता है। और ये सेफ होता है 3 महीने के नीचे वाले को, ठीक है, लगभग 3 महीना के नीचे है तो ठीक है, अगर 4 महीने हो गए तो दिक्कत है। तो ये एमटीपी वही होता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी का, ठीक है, एमटीपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में प्रतिरूपण को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन है, देखो गर्भाशय में प्रतिरूपण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रतिरूपण गर्भाशय में जो लगाया जाता है, जैसे कॉपर टी लगाना है, तो इसी को कहा जाता है आईयूडी लगाना, क्या लगाता है, आईयूडी लगाना। ये क्या करता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को धीमा कर देता है और उसको कमजोर बना देता है, जिसके कारण निषेचन का कम चांस रहता है। तो गर्भाशय में प्रतिरूपण को रोकने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो इंट्रा यूरेट्राइन डिवाइस, आईयूडी इसका फुल फॉर्म होता है, तो देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर चैप्टर आ गया पेरेंट्स में, ध्यान दीजिए, मक्खी बड़े तंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत किस चैप्टर है, और जिन शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो आप लोगों को पता होगा पेरेंट्स स्टूडेंट, जिन शब्द का जो प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है डब्ल्यू जोहानसन है, कौन है, WL जोहानसन जो है, जो जिन शब्द का प्रतिपादन किया था, कौन, तो WL जोहानसन, याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो परीक्षण क्रॉस टेस्ट क्रॉस कराया हूं मैं खुद से, 5वां चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से। F1 पेरे और एक अप्रभावी जनक के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, F1 पेरे यानी कि प्रथम पेरे और एक अप्रभावी यानी कि स्मॉल टी के बीच अगर हम लोग करवा देंगे, संकरण क्रॉस करवा देंगे, तो उसको टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस कहा जाता है, क्या कहता है, टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस कहा जाता है। बहुत अच्छा तरीका से सारा चीज पढ़ाए हैं, इतना मेहनत से चैप्टर को पढ़ाए, मुझे पता है कि 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर से लगभग 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 2 को पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक चैप्टर से तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बात को थोड़ा समझिए, मेहनत से पढ़ाए तो इसको अगर क्लियर रखिए चैप्टर को, 5वां को 6ठा चैप्टर हर हाल में एकदम क्लियर रखिए। अगला देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र अपवहन का नियम उन जिलों पर लागू होता है जो स्थित होता है, तो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होता है, अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होता है, जिन उसी पर यह लागू होता है, यानी स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है उन जिनों पर लागू होता है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर यह जिन उपस्थित होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझिए, और अलग अलग गुणसूत्र पर होता है तभी ये स्वतंत्र अपवहन का नियम लागू हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, आएगा क्वेश्चन ये वाला। गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब एक ज्यादा, तो यहाँ पर गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रत्यय के उपस्थिति में, अतिरिक्त प्रत्यय के उपस्थिति में कारण होने वाला, यानी कि एक और ज्यादा गुणसूत्र हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे गुणसूत्र मान में कितना था 46,
46 तेज जोड़ा होता है, तेज 46 होता है, 46 प्लस 1 हो जाएगा, देखो ज्यादा हो जाएगा तो 47 हो जाएगा। 47 किस में हो जाएगा बताइए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रत्येक की उपस्थिति के कारण होने वाले, क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट है। गुणसूत्र के 21 के एक अतिरिक्त, ठीक है, ऐसा तो हो जाता है। पता है कितना, डाउन सिंड्रोम में 47 होता है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में 47 का गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, इसमें भी 47 होता है। ये जो होता है महिलाओं में, ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसमें होता है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, तो ये तो पुरुष में होता है, ठीक है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाता है। ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम तो सब में हो सकता है, महिला में भी पुरुष में भी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझ के हमको ये बताइए कि इसका तो आंसर का कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है क्या होगा जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, ठीक है। फिर भी याद रखो, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में एगो ज्यादा होता है, टर्नर में एगो कम जाता है, और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में एगो ज्यादा होता है। ये पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में होता है, ये दोनों में हो सकता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, वंशागत का आणविक आधार क्या है, तो डीएनए मॉडल इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीएनए मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था, तो डीएनए मॉडल कितना बढ़िया से पढ़ा दिए प्यारे बच्चों, इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ पूछा था। वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए मॉडल, ठीक है, कौन दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ये 11th वगैरह बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो 12th में भी पढ़ना है, तो क्या ही कर सकते हैं, याद कीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। ठीक है, डीएनए के प्रतिकृतियों के लिए जिम्मेवार एंजाइम कौन है, ठीक है, डीएनए के प्रतिकृतियन के लिए जो डीएनए जो प्रतिकृतियन होता है ना, जो खुद ब खुद लाखों डीएनए बना लेता है, तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज जो होता है सहायक होता है। यानी कि डीएनए प्रतिकृतियन होगा ना, जब कॉपी लगातार करेगा लाखों लोग जिनका, तो यहाँ पर जिम्मेवार जो एंजाइम होगा ना, वो डीएनए पॉलीमरेज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पढ़ेंगे ना चैप्टर, इतना आसान है। और तोड़ने वाला लाइगेज, और जोड़ने वाला कौन होता है, कमेंट, चलो कमेंट कर देना। डीएनए से आरएनए, देखो कितना बड़ा, पिछला वीडियो में बताए हैं, तो समय इतना इजी है। डीएनए से आरएनए अनुवांशिक जानकारी के प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को हम लोग रूपांतरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, रूपांतरण कहते हैं, ट्रांसलेशन। बताइए क्या कहलाएगा, डीएनए से आरएनए बनता है, ध्यान दीजिए, डीएनए से डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जब आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से आपका बनता है क्या चीज प्यारे स्टूडेंट्स, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसको क्या कहता है, ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पिछला वीडियो में मैंने इसको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह कोडोन जो प्रारंभ कोडोन के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रारंभ कोड दो होता है, AUG GUG, क्या चीज, दो प्रारंभ कोड होता है, AUG JUG, AUG मेन होता है, ठीक है, AUG मेन होता है, AUG GUG प्रारंभ कोड होता है। तो देखो कौन ऑप्शन में देगा, AUG GUG, AUG GUG, देखो AUG मेन होता है, तो ये वाला प्रारंभ कोड है। और जो समापन कोड है UAA, ये सब कौन है, समापन कोड, समापन कोड जो होता है अंतिम कोड, ये तीनों है, ठीक है, ये वाला भी समापन कोड है, ये वाला भी समापन कोड है, और ये वाला भी समापन कोड है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिए, समापन कोड होता है तो UAA, UAG और UGA, ये सब समापन कोड है। प्रारंभिक कौन कौन है, कोड कौन है, तो AUG, याद रखिएगा। और कमेंट करके बताओ कि मानव शरीर में कितना अमीनो अम्ल होता है, कितना अमीनो अम्ल, टोटल कितना अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा नीचे, ठीक है। बायोलॉजी में ही पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन क्षार है, देखो क्षार की बात किया जा रहा है, डीएनए की बात हुआ है, तो बायोलॉजी में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए में मुख्य रूप से कॉमन क्या रहता है, डीएनए में जो होता है ना, कॉमन थाइमिन रहता है, कौन रहता है, थाइमिन, क्या रहता है, थाइमिन। अब आरएनए में क्या चीज होता है, यूरासिल, क्या चीज होता है, यूरासिल, यूरासिल। तो मिला के देखो, डीएनए है तो पक्का लास्ट में इसका थाइमिन होना चाहिए, डीएनए है तो लास्ट में थाइमिन होना चाहिए, किसी में थाइमिन नहीं दिया, देखो यहाँ पर सिर्फ दिया गया है। और डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है, इनके डीएनए और आरएनए दोनों में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तीनों डीएनए में भी रहता है, आरएनए में रहता है। अंतर सिर्फ इससे पता किया जाता है कि आरएनए में क्या चीज होता है, यूरासिल, और डीएनए में थाइमिन। तो डीएनए की बात किया जाए तो लास्ट में थाइमिन होबे करेगा, तो राइट आंसर बी नंबर। कितना आसान चीज है, बस मेहनत करते चलिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और यही सब आया 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वैज्ञानिक डार्विन ने दिया था, क्या चीज,
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, देखो प्राकृतिक चयन है यहाँ पर, तो इसका सिद्धांत डार्विन ने दिया था, ठीक है। चयन कब आता है तो डार्विन। देखो जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते थे, जीवाश्म अध्ययन कहेंगे, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे प्यारे बच्चों जीवाश्म विज्ञान। क्या कहेंगे, जीवाश्म विज्ञान। किसका अध्ययन था, जीवाश्मों का अध्ययन, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, समझात अंक पिछले वीडियो में भी करवाए हैं। समझात अंक वे होते हैं जो समान संरचना होते, जैसे हमारा हाथ है, कुत्ता का अग्रपाद है, दोनों को देखोगे 5-5 अंगुली है, लेकिन कार हम लोग का भिन्न भिन्न, हम लोग इससे खाते हैं और कुत्ता उससे चलता है, नुचता है, ठीक है। तो यहाँ पर समान कार और भिन्न कार, समान संरचना भिन्न कार। मानव में अब शेषी, देखो मानव में पहले हुआ करता था अपेंडिक्स, अब लगभग अब शेषी के रूप में इसका कोई काम नहीं है। पहले के जमाने में कच्चे लोग मांस समझ आते थे और ये पचाने का काम करता था अपेंडिक्स, जो कि अब लगभग ये क्या है, अब शोषी अंग, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स अंग जो हमारे पेट में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये मैट्रिक में पूछा गया था 2020 में। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, योगतम की उत्तरजीविता का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। यानी कि योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए 8वां चैप्टर आगे देखिए, मानव स्वास्थ्य और रोग, ठीक है, मानव स्वास्थ्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एड्स का रोग जनक कौन होता है, एड्स किसके कारण फैलता है, तो HIV वायरस के कारण पड़ता है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, जो कि HIV होता है और इसी के कारण एड्स होता है। और ये एड्स संचारित रोग में आपको पता है कि इसको यौन संचारित रोग का भी कहा जाता है, जो कि यौन संचारित रोग एड्स भी होता है, यानी कि यौन संबंध रखने के कारण ये बीमारी होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, एड्स का रोग जनक क्या हो जाएगा, HIV वायरस, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, एनाफिलीज मच्छर काटने से, देखो मलेरिया के बारे में पढ़ा है ना, 5 नंबर के लिए भी करवा दे, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है कि मलेरिया जो होता है, मादा जो एनाफिलीज मच्छर होता है, कौन सा मच्छर, एनाफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। और वो मच्छर कौन सा किस्म का होता है, तो प्लाज्मोडियम किस्म, कौन सा, प्लाज्मोडियम किस्म। तो यहाँ पर याद रखना, मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। हो सकता है ये क्वेश्चन 2026 में आ जाए, इसलिए याद रखिए। जन्म से मौलिक प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं, बताओ। प्रतिरक्षा तंत्र, ये मैंने 100% गेस कर दिया, ठीक है, 100% गेस कर दिया कि 2026 में ये क्वेश्चन आएगा, प्रतिरक्षा तंत्र 5 नंबर में, कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में वर्णन करें, 5 नंबर में आ जाएगा। मैंने ये सोचा कि आ सकता है, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, जन्म से मौजूद प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बोलते हैं, तो जन्म से पहले मौजूद से प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग बोलते हैं साथ। जैसे हमारा त्वचा जो है ना, ये हमारा जो खाल है ना, ये जन्म से पहले से हमको मिला हुआ है। एक उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो जन्म के बाद मिलता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा में आपको बहुत सारा बीमारी होता था, अब वो बीमारी नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसका एंटीबॉडी बना चुका है, अब वो बीमारी से तुरंत खत्म करता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जन्म से प्राप्त प्रतिरक्षा प्रणाली को सहज प्रतिरक्षा प्रणाली, और जन्म के बाद जो प्राप्त होता है उसको आप उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। इसको और भी नाम, कई नाम लिखवाए, तो उसको ध्यान रखिए। और बहुत मन से 4 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अगर नहीं पता तो मुझे दुख होता है कि आपसे स्टूडेंट को क्या बताऊं। इतना मेहनत किए हैं, इतना आसान है कि एक बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो सोच लो किस कैटेगरी को अगर याद नहीं है तब। कैंसर पैदा करने वाला जीन कौन है, ओकाज कहाँ गया, ओकोजिन है, क्या चाहिए, ओकोजिन। ये जो कैंसर पैदा करने वाला, ये आपका क्या ना जीन है, कैंसर पैदा करने वाला, बहुत बार बोर्ड में आया है। 41 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, एड्स का पूरा नाम देखो, एड्स का पूरा नाम क्या चीज होता है। हाँ तो देखो, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का यही पूरा पूर्ण रूप होता है। अगर मान लीजिए 5 नंबर में आएगा एड्स पर टिप्पणी लिखे, तो ये बात जरूर लिख दीजिएगा, इंग्लिश में ज्यादा याद रखेगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आज 42 नंबर क्वेश्चन, प्यारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कहा जा रहा है खाद्य उत्पादन वृद्धि और कार्य नीति से क्या होता है, तो एक ही देखिए चैप्टर ना है ये। कहा जा रहा है 42 में, एक ही पौधे से बड़ी संख्या पौधे उत्पन्न करने का तकनीक क्या कहलाता है। तो बताइए, एक ही पौधे से बड़ी संख्या पौधा अगर पैदा हो रहा है
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, पढ़ाया ना बढ़िया से। हाँ, तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बे नंबर ही ना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन। अलग अलग नस्लों के जानवरों के बीच प्रक्रिया क्या करें, संकरण कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग कराएंगे, यानी कि अलग अलग नस्लों के जानवरों के बीच प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। जैसे कि हम लोग ना कहते हैं कि आम वाला पेड़ में अगर आप एडिट करेंगे ना तो एडिट भी हो सके, जैसे आम का पेड़ है तो उसका थोड़ा सा टहनी हटाइए, सर्च कीजिए ना मैंगो क्रॉस ब्रीडिंग यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा वैसा वीडियो। ठीक है, आम के थोड़ा सा काट देगा, उसमें लगा के उसको बढ़िया से टेप मार देगा तो वो हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से चाइना जो है बिना गुठली वाला आम भी बना चुका है। ठीक है, तो इसलिए तो आगे है, तो संकरण करा के क्रॉस ब्रीडिंग करा के। हरित क्रांति का संबंध आपको पता है कि खाद्य उत्पादन से, और खाद्य उत्पादन को वृद्धि करना है। और भारत पता है कि 7 महीना 6 महीना तक पूरे दुनिया को 3 टाइम तक खाना खिला सकता है, इतना भारत के पास पावर बन चुका है हरित क्रांति के जरिए। बहुत सारा प्रयास किया गया ताकि पूरा भारत में एकदम पूरा हरित क्रांति लाया जा सके, उपज में इतना सारा उपज हो सके। तो याद रखिए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न 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 उत्पादन से, मतलब जो खाद्य उत्पादन होता है उससे। मधुमक्खियों का पालन हम लोग कहते हैं मधुमक्खी पालन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दैहिक संक्रांत शब्द का अर्थ किसका संलयन है, तो यहाँ पर आपका दैहिक कोशिकाएं से थोड़ा ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का है। यहाँ पर देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव चपरा गया, पूछा जा रहा है कि पेंसिलियम नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पेंसिलियम नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है, तो कवक से न प्राप्त किया जाएगा, बताइए तो। पेंसिलियम नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेंसिलियम नामक एंटीबायोटिक जो है कवक से प्राप्त की जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका बी नंबर, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देख लो, 48 नंबर क्वेश्चन। दूध से दही बनने में जो सूक्ष्मजीव का यूज होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए लैक्टोबैसिलस कहाँ पर दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, पेंसिलियम नहीं होगा, और यहाँ पर एस्पार्गिलस ये तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूध से दही बनने में जो सूक्ष्मजीव यूज होता है कौन होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, देखिए जैव उर्वरक में होने वाला सूक्ष्म, देखिए जैव उर्वरक बनाए हैं। ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग, उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, बताओ। जैव उर्वरक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, एक कोला, फटाफट रुके 1 मिनट, आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट नीचे चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होने वाला सूक्ष्म जीव। देखो सूक्ष्म जीव की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव यूज होता है जैव उर्वरक में, जो कि बहुत बढ़िया से हम पढ़ाए, आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखवाए हैं कि जैव उर्वरक जैसे कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जैसे कि गोबर वगैरह जो होता है वो खाद को जो उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है, तो उनमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो राइजोमियम किस्म का सूक्ष्म जीव होता है। कौन सा, राइजोमियम किस्म का सूक्ष्म जीव होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पे बढ़िया से इसमें आपका लिखवाया हुआ है टिप्पणी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए बायोगैस किसका मिश्रण है, तो बायोगैस में आपको पता है कि मेथेन पक्का कॉमन चीज जानता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी होता है। कोई ऐसे थोड़ा नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, CH4 CO2 H2O हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारा चीज जो है बायोगैस का मुख्य है, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, इथेनॉल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस सूक्ष्मजीव का यूज करते हैं। तो ये कॉमन नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में दे देते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। और पढ़ाया हुआ इथेनॉल का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, जो C2H5OH इथाइल अल्कोहल को ही कहा जाता है इथेनॉल के उत्पादन। ठीक है, उपयोग होने वाला सूक्ष्मजीव कौन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए 51 नंबर लिख के। ठीक है, देखते हैं कौन विद्यार्थी का आंसर आता है। जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर आ गया, डीएनए के विशिष्ट, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया, चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण था। डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होने वाला एंजाइम कौन होता है, जो आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया से पढ़ा दें कि याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है बड़े दिक्कत आप में है। ठीक है, तो डीएनए के एंजाइम कौन सा है, तो याद है क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अगला देखिए
कहा जा रहा है यहाँ पर कि विदेशी डीएनए को एक मेजबान कोशिका में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो विदेशी डीएनए यानी कि बाहर, विदेशी मतलब बाहर से नहीं, मतलब कि शरीर में, विदेशी मतलब अंदर में है, डीएनए को एक मेजबान कोशिका डालने की प्रक्रिया को हम लोग इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। ठीक है, कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, रूपांतरित करना। पीसीआर का पता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर में। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर होता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अगला देखिए, डीएनए खंड को उनके आकार के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए खंड को उसके आकार के आधार पर, कौन से, उनके आकार के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जेल वैद्युत कण संचलन। क्या कहता है, डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अगर अलग कर रहे हैं तो उसको कहा था जेल वैद्युत कण संचलन। तो ऑप्शन यहाँ पर जीवाणु क्रोमोजोम के अतिरिक्त एक स्व प्रतिकृति करने वाला डीएनए, देखिए ध्यान से समझिए, एक जीवाणु में, ठीक है, जीवाणु में क्रोमोजोम के अतिरिक्त क्या चाहिए, जीवाणु में क्रोमोजोम के अतिरिक्त इसके अलावे स्व प्रतिकृति करने वाला डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड होता है। कहां, प्लाज्मिड, ऑप्शन से। यानी कि जीवाणु में जो क्रोमोजोम के अतिरिक्त जो स्व प्रतिकृति करने वाला जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है, तो प्लाज्मिड कहलाता है। ऑप्शन सेल्स का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कौन था। तो पहला जो अनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम था, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो इंसुलिन था। ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, इंसुलिन सुअर से प्राप्त किया जा रहा था। ठीक है, उसको मार दिया जाता था। अब ऐसा वैक्सीन इतना तरीके से तैयार कर लिया गया कि उसको मारने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीव मानव इंसुलिन था। मान लीजिए किसी को मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला मानव इंसुलिन था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट। अगला, बेटे का पास कीट के मारने वाले के लिए उपयोगी होने वाला प्रोटीन कौन है। तो बेटे का पास में कीटों को मारने के लिए यूज होने वाला जो कपास है, क्राई प्रोटीन है। क्या है, क्राई प्रोटीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फटाफट यही अगला क्वेश्चन, पहला रिकॉम्बिनेट मानव इंसुलिन। ठीक है, पहला रिकॉम्बिनेट मानव इंसुलिन किस नाम से विपणित किया गया। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों नाम जो हुआ, पहला नाम जो दिया गया था ह्यूमुलिन नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, ह्यूमुलिन नाम दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमुलिन नाम दिया गया था। पहला रिकॉम्बिनेट मानव इंसुलिन का नाम क्या था, याद करो, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला रिकॉम्बिनेट मानव इंसुलिन का नाम क्या था, तो ह्यूमुलिन था। क्या था, ह्यूमुलिन। इंग्लिश पर हिंदी दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देख लीजिए, जीन थेरेपी एक है। तो जीन थेरेपी के द्वारा दोषपूर्ण जो होता है उसको जीन को अलग किया जाता है। कैंसर के इलाज में तो एक दुष्पूर्ण जीन को ठीक करने के लिए किया जाता है जीन थेरेपी का उपयोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वांछित गुणों के साथ एक नया जीव बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बताइए, वांछित जीनों के साथ एक नए जीव बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक क्या कहा जाता है इसका बताइए। तो वांछित गुणों के साथ, वांछित गुणों के साथ एक नया जीव बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, वांछित जीनों के साथ बताइए इसका, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक। सही है आपका बी नंबर, लगा दीजिए, बी नंबर ही होगा। चलिए अगला देख लीजिए, जीव और पर्यावरण के बीच, तो हम लोग क्वेश्चन में भी दिए थे होमवर्क के रूप में, जो कि आपको पता है कि आपका कहलाएगा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिक विज्ञान या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है, जीव और उनके पर्यावरण के बीच का संबंध इकोलॉजी कहलाता है। वह अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरा को हानि होता है। ए भगवान, कितना बढ़िया क्वेश्चन, अभी ना पता है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। वह अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरा को हानि होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारिजीविता। अब साभोजिता किसको कहते हैं पता है, एकदम सारा चीज एकदम बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। बताइए, अगर नहीं याद है बड़े दिक्कत है। इस समय इतना आसान आसान चीज है जिससे आप लोग एक बार पढ़ेगा ना तो याद हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या, जितना संख्या होगा उसको कहेंगे जनसंख्या का घनत्व। जितना घनत्व वहां पर होगा उसी का ना जनसंख्या घनत्व होगा। अगला देखिए, क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन के बीच का संबंध किसका उदाहरण है बताइए। ये साहूपकारिता है कि आपका बताइए साहभोजिता है, दोनों में से बताइए फटाफट से। ये चीज पढ़ाया हुआ है, जैसे इसमें एक को लाभ दूसरा का को लाभ
एक को लाभ और दूसरा को ना तो लाभ ना तो हानि होता है। ये वाला बताइए किसका परिभाषा है। बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके और बोले थे कि MVVI के क्वेश्चन में, और ये सर पूछा भी है कि सहभोजिता क्या है, बताइए इसका आंसर। ये सर पूछा भी है कि सहभोजिता है क्या। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को ना तो लाभ ना तो हानि, इसी का उदाहरण और मैंने एग्जाम्पल में भी लिखवाया होगा, देखिए जा करके कॉपी खोल के। केमा चैप्टर है तो लगभग 13वां 14वां चैप्टर में है। तो क्लाउन फिश और समुद्री एनिमल के बीच का जो संबंध है इसे अभोजिता कहलाता है। एग्जाम्पल पूछा हुआ है जिसमें एक जीव को लाभ दूसरा को ना तो लाभ ना तो हानि। ये जो इस पर बैठता है इसको एक लाभ हो रहा है, लेकिन जो जिस पर बैठा उसको लाभ ना तो हानि हो रहा है, ये हो रहा है। अगला देख लीजिए, पृथ्वी का वाहक जहाँ जीवन मौजूद होता है तो क्या कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है। ऑप्शन डी। एक पाए तत्व में प्राथमिक उत्पादक आपका पौधा होता है, और इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादकता जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है शाकाहारी जीव। ठीक है, फिर उसके बाद मांसाहारी जीव, उसके बाद सर्वाहारी जीव। तो एक पाए तत्व में प्राथमिक उत्पादक आपका पौधा होता है। एक पाए तत्व में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पे देखो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी पढ़ाया हुआ है। और बताओ कमेंट करके हम लोग संख्या का पिरामिड कैसा होता है, कमेंट करके बता देना। ये हमेशा सीधा होता है 69 का, और संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, कमेंट करके बताना। चलो यहाँ पर देखो, जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ में टूटना यहाँ घाटन कहलाता है। तो करवा दे बहुत अच्छा से, और ये 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, मॉडल पेपर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आखिरकार पहुंचेंगे ये किसी तरह, वायुमंडल नाइट्रोजन के सूक्ष्मजीव द्वारा उपयोग, बताइए इसका कमेंट बनना। वायुमंडल नाइट्रोजन को सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। और जो विद्यार्थी बैच में नहीं ज्वाइन किया, नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको फटाफट जुड़ जाना है। ठीक है, तो ये काम फटाफट आप लोग कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, मेहनत कीजिए, जो नहीं याद है स्टार मार्क लिखते चलिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।